इस बार अनअकैडमी लेकर आया है एक नया रिजोल्यूशन। क्या है ये नया रिजोल्यूशन? यदि आप 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर न केवल कक्षाओं को कंप्लीट करते हैं बल्कि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और मेंस की टेस्ट सीरीज को भी पूरी तरह से लगाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका 2026 का प्रीलिम्स नहीं हो पाता है तो जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा आपको इमीडिएटली अनअकैडमी उपलब्ध कराएगा 1 साल का कंप्लीट फ्री सब्सक्रिप्शन अश्योर प्रोग्राम के तहत, ताकि आप 2027 अगर 26 ईमानदारी पूर्वक करने के बावजूद किसी कारणवश नहीं होता है तो हम आपके साथ है 2027 में आपको पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन 2027 अनअकैडमी प्लेटफॉर्म फ्री उपलब्ध कराएगा। एक अद्भुत सा रिजोल्यूशन है। यदि आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि हां गारंटेड निकलेगा तो आइए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको दे रहे हैं एश्योर प्रोग्राम में 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो ये ओपन चैलेंज यदि आप एक्सेप्ट करते हैं तो ज्वाइन करिए फ्लैट 60% डिस्काउंट के साथ। हमारा इस समय सी सेट का क्लास भी चल रहा है और अब ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी बिल्कुल जीरो से प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम एनसीईआरटी, मैपिंग, फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी को भी कंप्लीटली कवर करेंगे। तो यदि आप एक सही शुरुआत करना चाहते हैं तो सही समय भी है और सही प्लेटफॉर्म के साथ सही लोग भी है। मिस मत करिए इस अपॉर्चुनिटी को और इस लिमिटेड टाइम ऑफर को यूज करके अपनी तैयारी को दीजिए एक नई डायरेक्शन। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज हम मात्र 30 मिनट में जान लेंगे कि कैटेगरी का रिजर्वेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, किस प्रकार से सर्टिफिकेट बनते हैं, कौन से लोगों को रिजर्वेशन के अंतर्गत माना जाता है, ओबीसी में क्रीमी-लेयर, नॉन क्रीमी-लेयर क्या होता है, कट ऑफ कितना डिफरेंस पड़ता है। हर सवाल का जवाब अगले 30 मिनट की इस क्लास में आपके सामने होगा। तो बिना किसी समय को बर्बाद किए सीधे बात करते हैं आज के मुद्दे पर। आज इस वीडियो को लेने का मकसद यह है कि अब आपके पास सर्टिफिकेट बनाने का प्रॉपर टाइम है। कई विद्यार्थी फॉर्म आने के समय सर्टिफिकेट बनाते हैं और हड़बड़ी में सर्टिफिकेट नहीं जमा हो पाते हैं और नहीं बन पाते हैं। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन के बाद उनकी रैंक टॉप पर थी, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण जो कि उन्होंने पहले सबमिट किए थे पर वो प्रॉपर तरीके के नहीं थे, तो बाद में उनकी रैंक नीचे चली आती है। ये गलती आपके साथ ना हो, आप समय पर सर्टिफिकेट बना सके। 2025 के लिए जो विद्यार्थी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का फॉर्म भरना चाहते हैं वे 1 अप्रैल 2024 से लेकर 11 फरवरी 2025 इनके बीच के ही सर्टिफिकेट चलेंगे, खास करके ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट। ध्यान से सुन ले, जो विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन, अभी बता देता हूं कि वो क्या होता है, और जो विद्यार्थी ओबीसी कैटेगरी के हैं, अति पिछड़ा, अल्प पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग वाले हैं, यदि वे लोग आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं यूपीएससी की एग्जाम में तो आपका सर्टिफिकेट अपडेटेड होना चाहिए और 1 अप्रैल 2024 से लेकर 11 फरवरी 2025 के बीच बना होना चाहिए। तो आपके पास अभी टाइम है, आप बिल्कुल बना सकते हैं। एससी और एसटी कैंडिडेट के सर्टिफिकेट अपडेशन की जरूरत नहीं होती है। यदि आपका बना हुआ है 2018 का, 2020 का, तो भी वो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वहां क्रीमी-लेयर नॉन क्रीमी-लेयर का कोई झगड़ा नहीं है। और जो अनरिजर्व कैंडिडेट होते हैं, जनरल कैटेगरी जिनको कहते हैं, जिनका कोई रिजर्वेशन नहीं है, याद रखिएगा कि आपको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप केवल और केवल फॉर्म भरेंगे जिसमें क्लास 10th और 12th
ग्रेजुएशन के रोल नंबर और मार्क्स की जरूरत पड़ती है, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देना होता। हाँ, यहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आप सभी लोगों को बता दूं, यदि कोई भी आरक्षित कैंडिडेट सर्टिफिकेट नहीं पेश कर पाता है सिलेक्शन के बाद या प्रीलिम्स के समय, तो आप अनरिजर्व कैटेगरी के माने जाएंगे। मतलब आप एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आप अनरिजर्व का मतलब होता है जनरल कैटेगरी के माने जाएंगे, अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे, मतलब आपका कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। तो आपके पास ये तारीख है, मेरी रिक्वेस्ट है कि सितंबर अक्टूबर का टाइम डेडिकेट कर लीजिएगा अपने सर्टिफिकेट अपडेट करने के लिए। ईडब्ल्यूएस, अगर किसी विद्यार्थी ने मुझे कहा कि सर मेरे पास मार्च का सर्टिफिकेट है, मेरे पास जनवरी का सर्टिफिकेट है 2024 का, तो मैं कहूँगा वो किसी काम का नहीं है। फिर आपके साथ वही दिक्कत होगी कि सर्टिफिकेट अपलोड हो गया, लेकिन बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि वो सर्टिफिकेट पुराना था, फिर आपको रिजर्वेशन की जो भी सुविधाएं थी वो नहीं मिल पाएगी। तो आपको मैं याद दिला दूं कि यूपीएससी का जो एग्जाम है, सिविल सर्विस एग्जाम 2025 25 मई को होने वाला है। 22 जनवरी को उसके फॉर्म आएंगे और 11 फरवरी तक वो फॉर्म भरे जाएंगे, और इसीलिए मैंने 11 फरवरी की तारीख लिखी है। 11 फरवरी वो आखिरी तारीख है फॉर्म भरने की, और इसी कारण से सर्टिफिकेट यही तक के चलेंगे। जिनके पास रिजर्व कैटेगरी होती है उनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलते हैं, पहला बेनिफिट होता है। ओबीसी कैंडिडेट के पास 3 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट होते हैं, एससी एसटी कैंडिडेट के पास 5 साल एक्स्ट्रा होते हैं और अनलिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं 21 से लेकर 37 तक। वो कुल 17 बार एग्जाम दे सकते हैं अगर देखा जाए कंटिन्यूअसली देते हैं तो कैटेगरी होने के कारण एज रिलैक्सेशन मिलता है, पहला बेनिफिट। अगर कोई भी उम्मीदवार रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहता है तो प्रीलिम्स के फॉर्म भरने की आखिरी तारीख के समय उसके पास उस पर्टिकुलर कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो ईडब्ल्यूएस का है तो ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन। आज मैं उसको अभी 5 मिनट में क्लियर करूंगा, अभी मैं थोड़ी जनरल बात बता दे रहा हूं। ओबीसी, जिनको चाहिए कि ओबीसी के अंतर्गत, तो प्रीलिम्स के फॉर्म की आखिरी तारीख जिस दिन है 11 फरवरी, उस दिन आपके पास लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एससी एसटी कैंडिडेट को कोई भी अपडेट करने की जरूरत नहीं, अगर 2018-19 उसके पहले वाला भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। पीडब्ल्यू कैंडिडेट को भी अपने सर्टिफिकेट अगर पुराने तो कोई उसमें दिक्कत नहीं आती है। अब जो जानने वाली बातचीत है कि सर ये ओबीसी क्या होता है। ओबीसी में 2 प्रकार की कैटेगरी होती है। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, ऐसी कैटेगरी जो ना तो एससी है ना एसटी है, पर वो पिछड़ी है, तो हम उनको मानते हैं कि वो ओबीसी है। ये गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर की जाती है। केंद्र और राज्य का झगड़ा अगर होगा तो केंद्र सरकार की सूची में अगर ओबीसी में है तो आप ओबीसी का सर्टिफिकेट निकाल लीजिए। एसडीएम लेवल का अधिकारी, डीएम लेवल का अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर लेवल के अधिकारी का ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से फाइनेंशियल ईयर 21-22, 22-23 और 23-24 के दौरान के आय के आधार पर ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। याद रखना, रिजर्वेशन ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर को मिलेगा। क्रीमी लेयर, भाई जो क्रीम लेयर है वो क्रीम लोग, अमीर लोग हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता, ओबीसी में केवल। तो जो भी अमीर लोग होंगे ओबीसी में उनको नहीं मिलेगा। कौन अमीर होगा वो भी बता देता हूं मैं। तो नॉन क्रीमिलियर ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपकी वित्त वर्ष वाली जो आय है ये 3 वित्तीय वर्ष की आय का लेखा जोखा चलता है। अब एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा था कि सर अगर कोई कैंडिडेट यूपीएससी की परीक्षा में चयनित हो जाता है, मान लीजिए कि उसको आईआरएस मिला था, अब वो यूपीएससी का पुनः एग्जाम दे रहा है और वो ओबीसी कैंडिडेट था जो कि पिछले साल सेलेक्ट हुआ था, तो क्या उसे इस साल रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा? तो जी हां, मिलेगा। उसका रीजन है 3 साल अगर आप उस आय के क्राइटेरिया को ब्रेक करते हैं या 3 साल आपकी सर्विस को हो चुके हैं, उसके बाद आपको कैटेगरी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। पर अभी आपने 1 ही साल हुआ है
तो आपको रिजर्वेशन दिया जाता है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो याद रखना कि आप ये टेंशन मत लेना कि पिछली बार निकल गया तो अगली बार क्यों नहीं, जैसे कुछ यूट्यूब वालों ने बना दिए थे वीडियो कि फलाना कैंडिडेट को रिजर्वेशन कैसे मिल गया, जबकि यूपीएससी में ऑलरेडी सेलेक्टेड थे। तो ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट तभी रिजर्वेशन से बाहर होगा जब 3 साल उसकी सर्विस को हो चुके होंगे। अब यहां ध्यान से समझना, प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद और प्रारंभिक परीक्षा की आखिरी तारीख कौन सी है, 11 फरवरी 2025, उसके बीच में ओबीसी सर्टिफिकेट पेश करना होगा। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम तारीख उम्मीदवार के नॉन क्रीमिलियर, मतलब अगर आपके पास नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होगा। अब जैसे कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं, प्रीलिम्स दे देते हैं, फिर कहते हैं पत्र करते हैं यूपीएससी के साथ कि अब मेरा सर्टिफिकेट बन गया है, क्या मैं अब दे सकता हूं? तो याद रखना, अगर प्रीलिम्स के फॉर्म भरते समय आपने सर्टिफिकेट नहीं दिया तो फिर आप जनरल कैटेगरी के पूरे साल भर के लिए माने जाएंगे, पूरे साल के लिए। अब यहां एक बड़ा सवाल का जवाब मैं दे दूं। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट बिना किसी सर्टिफिकेट के दिए, जैसे ओबीसी होने के बावजूद उन्होंने ओबीसी बनाया नहीं, उन्हें लगा देख लेंगे, एग्जाम दे देते हैं। ईडब्ल्यूएस के थे वो, लेकिन ईडब्ल्यूएस उन्होंने बनाया नहीं, कारण कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर वो इस साल सर्टिफिकेट बनाना चाहें तो क्या वो एलिजिबल होंगे? तो जी हां। अगर आप पिछली एग्जामों में नहीं यूज कर रहे थे सर्टिफिकेट, या आपके पास नहीं था लेकिन अब 2025 में आप सर्टिफिकेट बना देते हैं, तो आप सर्टिफिकेट को बनाने पर रिजर्व कैटेगरी के माने जाएंगे। इसलिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी के आते हैं तो सर्टिफिकेट बना सकते हैं इस समय। दूसरी बड़ी बात, किनको क्रीमिलियर माना जाएगा, मतलब जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा ओबीसी में। ओबीसी वाले ध्यान से सुनना, ओबीसी में वही व्यक्ति क्रीमिलियर माना जाता है या उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता है यदि किसी परिवार की, ध्यान से सुनना, परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है तो वो नॉन क्रीमिलियर है, मतलब उसको रिजर्वेशन मिलेगा। और अगर 8 लाख से ज्यादा है तो उसे रिजर्वेशन नहीं मिलता है। पहली बात, परिवार की आय। पर यहां हर जगह आय का क्राइटेरिया नहीं है, ध्यान से सुनना, हर जगह आय का क्राइटेरिया नहीं है। इस आय में कृषि से होने वाली आय को शामिल नहीं करते, मतलब एग्रीकल्चर से अगर आप 1 करोड़ रुपए भी कमा रहे हैं तो एग्रीकल्चर में 1 करोड़ कमाने पर भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अब ध्यान से समझना, सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में हैं, उनके रिजर्वेशन के लिए आय की बात नहीं होती है। ध्यान से सुनना, उनके रिजर्वेशन में आय की बातचीत नहीं होती है, बल्कि उनके मदर फादर की रैंक कौन सी है। रैंक का मतलब होता है कि उस सरकारी नौकरी में वो ए ग्रेड की जॉब में है, बी ग्रेड की जॉब में है, सी ग्रेड की जॉब में है, डी ग्रेड की जॉब में, उनकी रैंक कितनी है, हायरार्की कितनी है। तो इसमें दिया गया है कि यदि अभ्यर्थी के माता पिता में से किन्हीं कोई एक या दोनों कोई संवैधानिक पद धारण कर चुके हैं, संवैधानिक पद का मतलब जैसे यूपीएससी आयोग के चेयरमैन हैं और वो ओबीसी कैटेगरी में थे, तो अब वो क्रीमिलियर में आएंगे, उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी में अगर माता पिता सरकारी नौकरी में हैं तो आय तय नहीं करती है कि क्रीमिलियर होंगे कि नॉन क्रीमिलियर, बल्कि यह तय किया जाएगा कि रैंक कौन सी है। यदि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद, आपने पॉलिटी पढ़ा होगा तो संवैधानिक पद जो होते हैं ना, जैसे अलग अलग संवैधानिक पद जो हमारे देश में हैं, हम वित्त आयोग के सदस्य होते हैं या फिर यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल में जितने भी पोस्ट, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब जितनी चीजें दी गई हैं, अगर वो अभी अभी कोई यूपीएससी में सेलेक्ट हुआ हो, ओबीसी कैटेगरी से आईआरएस पोस्ट मिला हो और फिर अगले साल वो फॉर्म भर रहा हो, तो अभी भी वो ओबीसी माना जाएगा। कंटिन्यूअसली 3 साल की सर्विस के बाद ही उसका रिजर्वेशन खत्म होता है। 40 वर्ष की आयु से पहले अगर किसी को प्रमोशन मिलकर ग्रुप ए की जॉब मिल गई हो, 40 साल से कम के पहले प्रमोशन मिलकर ग्रुप ए की जॉब मिल गई हो, तो भी उसको मतलब एक प्रकार से क्रीमिलियर माना जाएगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलता ओबीसी का, इन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलता, इन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलता है। अगर कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी में ऑफिसर हैं, आपके माता पिता कोई भी, जैसे कि सरकार की जो कंपनियां हैं उस कंपनियों में ऑफिसर हैं,
यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, किसी बैंक में हम कहेंगे या बीमा कंपनी के अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, अधिकारी मतलब जैसे कि सीनियर मैनेजर लेवल के जो अधिकारी होते हैं, सरकारी डॉक्टर, सरकारी इंजीनियर या किसी सेवा निजी कंपनी में अधिकारी के बच्चे भी क्रीमी लेयर में आते, मतलब इनको रिजर्वेशन नहीं मिलता। अगर सेना में आपके माता पिता है और माता पिता में कोई भी कर्नल या उससे बड़े पद पर हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, नौसेना में या वायुसेना में कर्नल या उससे बड़े रैंक वाले, मतलब उनकी कर्नल के समकक्ष वाली जो रैंक होती है उधर, उनके बच्चों को भी ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो ओबीसी का रिजर्वेशन 8 लाख से ज्यादा की कमाई होगी तो नहीं मिलेगा। अगर सरकारी नौकरी है तो उसमें आय का क्राइटेरिया नहीं है, ग्रुप ए ग्रुप बी की जॉब है तो रिजर्वेशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो रिजर्वेशन नहीं, 40 साल से कम आयु में ही प्रमोशन होकर ग्रुप ए की सर्विस मिल गई है तो भी आपको रिजर्वेशन नहीं है। अगर इस प्रकार की कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी में अधिकारी हैं तो रिजर्वेशन नहीं है, कर्नल या उससे अधिक लेवल के पद हैं माता पिता के तो रिजर्वेशन नहीं है। जो लोग रिजर्वेशन में ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर या एसडीएम लेवल के अधिकारी के द्वारा ही हस्ताक्षरित होना चाहिए और वो अपडेटेड होना चाहिए। जो मैंने तारीख बोली है उस तारीख के बीच में ही आपको दिया गया होना चाहिए कि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। अगर नॉन क्रीमी लेयर हैं तो ही आपको रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा, तो ही आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। ये ओबीसी कैंडिडेट के है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिकल वीक सेक्शन, जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोग। ऐसी जनरल कैटेगरी जिनकी जाति तो जनरल में आती है, हो सकता है वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, क्षत्रिय हो, और उनका रिजर्वेशन आर्थिक रूप में आ सकता है कि यदि वो आर्थिक रूप से कमजोर है। अब आर्थिक रूप से कमजोर का मतलब क्या होता है भाई? अगर परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अगर सभी स्रोतों से आय, वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे सब शामिल है इसमें सब कृषि वाली आय भी शामिल है। अगर आपके पास 5 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि है तो आप ईडब्ल्यूएस बना सकते हैं। यदि आपका मकान, या करके बता रहा हूं मैं, यदि आपका मकान 1000 वर्ग फुट से कम साइज का है, 1000 स्क्वायर फीट से छोटा है तो आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं। यदि आपका मकान किसी शहर में 100 स्क्वायर यार्ड से, मतलब लगभग 900 स्क्वायर फीट से छोटा है तो आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं। और अगर ऐसी कोई नगर पालिका है जो अभी उतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटा सा शहर, नगर पालिका छोटा सा शहर है, तो वहां 200 गज तक का भी चल जाता है। जनरल कैटेगरी जिनके पास रिजर्वेशन नहीं है, अगर उनकी जाति में रिजर्वेशन नहीं है लेकिन वो आर्थिक रूप से रिजर्वेशन चाहते तो उन्हें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना सकते हैं, पर ये क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा झूठे सर्टिफिकेट मत बनाइएगा, नहीं तो बाद में जो बेइज्जती होती है वो और भी खतरनाक होती है। इसके लिए लाभार्थी के पास आय और संपत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। याद रखना कि आय प्रमाण पत्र मांगेगा वो, जैसे कि दिखाया जा रहा है वहां पर भी अगर ओबीसी कैटेगरी आय के आधार पर बन रही है तो वहां भी लगेगा। ये प्रमाण पत्र जो आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र की बात नहीं कर रहा, ओबीसी वाला तो उधर आ गया। अब आय प्रमाण पत्र जो बनाया जाएगा वो तहसीलदार या उससे ऊपर का अधिकारी ही बनाएगा। मतलब आप गांव के सरपंच वाला, पटवारी वाला नहीं चलेगा, तहसीलदार या उससे अधिक मतलब उससे बड़ी पोस्ट वाला। आय प्रमाण पत्र 1 वर्ष तक ही वैध होता है और ईडब्ल्यूएस लाभार्थी को हर साल अपने प्रमाण पत्र नए करने पड़ते, ओबीसी कैटेगरी वाले को भी। तो प्रमाण पत्र नए बनाने हैं तो 1 अप्रैल 2024 से 11 फरवरी 2025 के बीच का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये है आपके पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इनकम सर्टिफिकेट के साथ एक मॉडल कि इस तरीके का आपका मतलब कंडीशन दिया जाएगा कि आप इस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं और इसलिए आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, या इस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, सब दिया जाता है बकायदा। तो ऐसा एक सर्टिफिकेट मॉडल है, ये जरूरी नहीं कि एज इट इज बने, लेकिन ये चीजें उसमें होनी चाहिए। अब SC ST कैंडिडेट के बारे में बता दूं कि इनके सर्टिफिकेट अपडेट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें ऐसे आय का कोई लेना देना नहीं है। आय कितनी भी हो,
अभी भी हमारे देश में किसी भी प्रकार का क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर SC/ST में नहीं है, इसलिए SC/ST के सर्टिफिकेट अपडेट नहीं करने हैं। बस एक बात याद दिला दूं, अगर कोई विद्यार्थी उस पर्टिकुलर कैटेगरी से है लेकिन उसने प्रीलिम्स के फॉर्म भरने के आखिरी तारीख तक सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया तो याद रखिएगा कि आप रिजर्व कैटेगरी में नहीं माने जाएंगे। इसलिए अपने OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अभी से कर लेना। अपने OTR में ये सर्टिफिकेट नया वाला अपलोड करके रख देंगे तो ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। इसीलिए मैंने कहा कि अगस्त में आपको जानकारी मिल रही है, सितंबर अक्टूबर में आप अपने सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। तो SC/ST कैंडिडेट पुराने सर्टिफिकेट पर चल जाएंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती है। अब आते हैं PW वाली कैटेगरी। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2025 के लिए 5 प्रकार की PWBD कैटेगरी होती है। आप कहेंगे सर ये PWBD कैटेगरी क्या होती है? पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, किसी न किसी प्रकार की दिव्यांगता के साथ। जैसे पहली कैटेगरी होती है कि ब्लाइंडनेस है या कम विजन है। कम विजन का मतलब होता है 6/24। अगर आपके चश्मे का नंबर 6/24 या 6/40 ऐसा है, दोनों चश्मे दोनों आंखों का नंबर, तो आप इसमें आ सकते हैं। कंप्लीटली ब्लाइंड लोग इसमें आते हैं। PWBD कैटेगरी में बहरापन और सुनने में कमी, ये सेकंड दिव्यांगता में आते हैं। चलने फिरने में अक्षमता, जैसे कि मस्तिष्क में कोई घाव लग गया हो तो चल नहीं पा रहा है। कुष्ठ रोग से ठीक हुए लोग, बौनापन, मांसपेशियों में दुर्बलता या एसिड अटैक के शिकार हैं तो वो तीसरी कैटेगरी में आते हैं दिव्यांगता के। चौथी कैटेगरी में मेंटल कोई बीमारी है, मेंटल इलनेस है, जिसमें हम कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है, कुछ चीजें सीखने में प्रॉब्लम आती है, तो वो चौथी PW कैटेगरी में आते हैं। फिजिकली पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज में 5वीं आती है कि पहले से चौथे तक छोटी छोटी चीजें उस व्यक्ति में है। विकलांगता, बहरापन, अंधापन, थोड़ा थोड़ा सब कुछ है, बहरापन भी है, अंधापन भी है, हल्का हल्का सब कुछ है। आपको पता होगा कि इसी सर्टिफिकेट को बनाकर फर्जी IAS बने थे कुछ लोग, तो ऐसा काम मत करिएगा। जो बेचारे सच में दुखी होते हैं, उनकी जिंदगी बहुत तकलीफ में होती है। मत छीनिए किसी का हक। मानव जीवन मिला है, 206 हड्डियां मिली, 639 मसल मिला, सब कुछ अच्छा मिल गया, तो क्यों इनके हक छीन रहे हो? अच्छी बात नहीं है ये। तो ये कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट जारी करना पड़ता है। ये सर्टिफिकेट आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी मेन मेडिकल ऑफिसर होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर जो होता है, याद रखना सिग्नेटरी होना चाहिए, नोटिफाइड मेडिकल अथॉरिटी जिसके पास ये अधिकार होगा। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं या राज्य स्तर पर जो सरकारी अस्पताल होते हैं, उन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं। फेक मत बनाइएगा। अब जनरल कैटेगरी वालों को बता दूं कि उन्हें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं रहती है, पर याद रखना यह है जनरल कैटेगरी वालों को कि 10वीं 12वीं इनकी मार्कशीट वो हमेशा तैयार रखे। जो लोग किसी भी प्रकार की रिजर्व कैटेगरी में आते हैं लेकिन वह अपने सर्टिफिकेट नहीं बना पाते हैं तो वो भी जनरल कैटेगरी के माने जाते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि कट ऑफ कैसा जाता है, कट ऑफ किस तरीके का होता है। आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि कितना फिर बेनिफिट है आपके लिए। ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। अगर 75 मार्क्स पीटी का कट ऑफ गया था जनरल का, तो ओबीसी का 74.75, एसटी कैंडिडेट का 47.82, एससी कैंडिडेट का 59.25, फिर फिजिकली जो PWD 1 2 3 4 5 वाला है, 4 वाले नहीं थे तो डायरेक्ट 5 वालों का कट ऑफ है। आप देख सकते हैं कि कितना कट ऑफ गया है। ये 200 नंबर में से कट ऑफ है, 200 में से, आप समझ पा रहे हैं। और EWS कैटेगरी का भी कट ऑफ देख लीजिए, ये सभी है। 2023 के प्रीलिम्स के पूरे कट ऑफ है, 2022 के प्रीलिम्स के पूरे कट ऑफ है, 2021 के प्रीलिम्स के पूरे कट ऑफ है। तो आप समझ सकते हैं कि कैटेगरी का पहला बेनिफिट नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपको ज्यादा मिलते हैं। दूसरा बेनिफिट आपको एक प्रकार से कट ऑफ बहुत ही कम रहता है। और केवल प्रीलिम्स का नहीं, मेंस का कट ऑफ देख लीजिए। 2022 में जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ 748 गया था, तो आप जरा EWS का कट ऑफ देख लीजिए कितने नंबर का फर्क पड़ रहा है। 715 मेंस का कट ऑफ है, ये 714 मेंस का कट ऑफ है, 699
एसटी कैंडिडेट का 706 और जो फिजिकल हैंडिकैप्ड हैं उनके कट ऑफ 351 से 706 के बीच में होते। 1750 नंबर में से बात कर रहा हूं मैं ये। और फाइनल कट ऑफ भी अगर आप देखेंगे कि जनरल का 960 गया है तो 926, 923, 893, 900 यहां तक कट ऑफ जाता है और फिजिकली हैंडिकैप्ड का कट ऑफ इनके बीच में रहता है। तो ये सब अलग अलग कट ऑफ है। ये 2025 मार्क्स का में से नंबर की हम बातचीत करने जा रहे हैं और हर साल में आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आपको ये पता रहे कि फाइनल सिलेक्शन में बहुत मदद मिलती है। अगर आप देखना चाहे तो 2023 में पूरा प्रीलिम्स, मेंस और फाइनल कट ऑफ अलग अलग कैंडिडेट का देख लीजिए। अब सोचिए, जिस कैंडिडेट के पास अगर एसटी सर्टिफिकेट था या एससी सर्टिफिकेट था तो 890 का कट ऑफ था, मतलब उसके 891 नंबर थे तो भी सिलेक्शन हो गया, लेकिन यहां 952 अगर है तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए अगर आपके पास है रिजर्वेशन